सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 7 बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही ब्यूटीफुल एक चैप्टर है। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है वो हम लोग सब देखने वाले हैं। सर ये चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या? देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस करने क्या एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे घर के भीतर इंटरनल एंड दूसरा एक्सटर्नल। तो दो प्रकार के इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले। अब देखो, बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ तुम्हारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको वो सफिशिएंट नहीं होता है। तुम्हारे पॉलिसीज अच्छे होने होंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, सिंपल एक चीज़ बताओ ना मुझको, कि पकड़ लो वेस्ट बंगाल में बिजनेस अच्छा क्यों नहीं है इन कंपैरिजन टू बैंगलोर। वेस्ट बंगाल में कर्नाटका के बैंगलोर शहर से खराब कंडीशन क्यों है बिजनेस वेस्ट बंगाल में? बताओ, फटाफट बता दो। सिंपल रीजन बताओ मैं तुमको। सिंपल रीजन ये है सर, क्योंकि ये जो सरकार है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। सरकार ने क्या पॉलिसीज लेकर आया है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉर प्रोमोटिंग बिजनेसेस इन द लोकेलिटी, इन द एरिया, इन द स्टेट। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स जो है ना डिपेंड करते हैं। ये एक फैक्टर हो गया दोस्तों। ये तुमको मैंने गवर्नमेंट पॉलिसी वाला एक फैक्टर मैंने तुमको बता दिया। इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग देखने वाले। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग दोस्तों प्रभु का नाम लेकर। व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? देखो, इट इज अ सम टोटल कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग जो कि इनसाइड एंड आउटसाइड अ कंपनी दैट अफेक्ट्स हाउ इट ऑपरेट्स एंड परफॉर्म्स। जो अफेक्ट करता है कि वो कैसे ऑपरेट करे एंड कैसे परफॉर्म करे, उसके ऊपर इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है? इनसाइड एंड आउटसाइड का इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखो, थिंक्स थिंक ऑफ इट एज ऑल द सराउंडिंग्स इन विच अ बिजनेस एग्जिस्ट। तो तुमको सोचने के लिए कह रहा है कि सोचो ये वो है जो पूरा सराउंडिंग है किसी भी बिजनेस के आसपास, जितने भी सराउंडिंग होते हैं वो सारा जो है बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या कौन कौन आ जाते हैं? पीपल में आते हैं एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, ओनर्स, क्लाइंट्स, सप्लायर्स, ये सारा आ जाता है। फिर है कस्टमर, डिमांड, सप्लाई डिमांड, गवर्नमेंट एक्शंस जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया था सबसे पहला एग्जाम्पल के तौर पे, टेक्नोलॉजी चेंजेस, सोशल मार्केट ट्रेंड एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, देन कंपटीटर्स एक्सेट्रा। ये सारा जो है आपका बहुत ही बेहतरीन फैक्टर्स होंगे और एक एक फैक्टर्स हम लोग आगे जाके देखेंगे। ये सिर्फ तुमको याद रखना है यहाँ पे कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं। इसको पूरा एक्सप्लेनेशन होगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। दिस फैक्टर्स कैन हैव अ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स बिजनेसेस एंटिसिपेट चेंजेस। अब समझो एक चीज, एंटिसिपेट चेंजेस का मतलब क्या होता है कि अगर तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रॉपरली अच्छे तरीके से देखोगे तो तुमको पता लगेगा कि क्या चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, क्या वो नया चीज आ रहा है, क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो तुमको एंटिसिपेट करने के लिए मदद करता है। समझ में आ रहा है? एंटिसिपेट चेंजेस मतलब समझने के लिए मदद करता है कि चेंज क्या हो रहा है आसपास। ठीक है, तुम्हारा इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि पकड़ ली तूने ये दुकान लगाया यहाँ पे, ठीक है, तेरे आसपास बहुत सारे दुकान हैं यहाँ पे। मार्केट में क्या ट्रेंडी चल रहा है तेरे को पता कैसे चलेगा? तेरे आस पास के जो दुकान है, दुकानदार क्या नया नया चीज़ लेकर आ रहे हैं वो तेरे को देखना होगा, है ना। न्यूली क्या चेंजेस जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो एंटिसिपेट चेंज मतलब चेंज को पता लगाने के लिए, मालूम करने के लिए एक बहुत बेहतरीन टूल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। तो अपने इन्वायरमेंट से पता लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। समझ में आ रहा है कि आजकल इस मार्केट में पकड़ ले, तेरे मार्केट के सामने बहुत बड़ा एक हनुमान मंदिर बना के रख दिया। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा हनुमान मंदिर बना के रख दिया, ठीक है, हनुमान मंदिर बना के रख दिया बहुत बड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर तू मिठाई का दुकान खोल के बैठेगा मंदिर के सामने, तेरा बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर मंडे ट्यूसडे एवरी डे ऑफ द वीक सब लोग जो है हनुमान मंदिर जाते ही है। डिस्पाइट ऑफ एनी धर्म रिलीजन, कोई भी धर्म रिलीजन से कोई भी रिलेटेड नहीं है, हनुमान मंदिर में सब जाते हैं दोस्तों। अब जो ये हनुमान मंदिर में सब जाते हैं तो तेरे को पता चलेगा कि यार आसपास हनुमान मंदिर है। क्या कर लेते हम लोग
अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके एक मिठाई का दुकान लगा देते, स्टॉल लगा देते, अगरबत्ती एंड मोमबत्ती का दुकान एंड स्टॉल लगा देते हैं, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मिठाई जो है वो बांटने की शुरू कर देते हैं, नारियल लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेल होगा। तो अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करने से तुमको क्या पता लगता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इन्वायरमेंट के आसपास। फिर आता है मिटिगेट रिस्क। मिटिगेट रिस्क का मतलब होता है रिस्क को मैनेज करना, कि तुम्हारे आसपास क्या रिस्क है ये तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे इन्वायरमेंट को देखकर, एंड उसके हिसाब से तुम अपने रिस्क को मैनेज कर पाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है। फिर आता है प्लान स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोथ। अपने इन्वायरमेंट को देख के तुम अपने स्ट्रैटेजीज को प्लानिंग करना है। सबसे पहले तुमने लगाया एक मिठाई का दुकान, फिर तुमने देखा इन्वायरमेंट की यार आसपास तो लोग अगरबत्ती मोमबत्ती खरीद रहे, फिर तुमने अपना ग्रोथ कर लिया, फिर दूसरा स्टॉल लगाया तुमने, और तुमने लगाया अगरबत्ती एंड मोमबत्ती का दुकान। तो ये क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो, अपना ग्रोथ, अपना एक्सपेंशन कर रहे हो, अपना स्ट्रैटेजीज प्लान करो, स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोथ। फिर आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अपनी इन्वायरमेंट को देखोगे, कंपटीशन लगेगा, तब जाके तुम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओगे। फिर देखो यूजेस रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अपने इन्वायरमेंट के आसपास देखकर तुमको पता चलेगा कि कौन से वो रिसोर्सेज है जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एंड उस रिसोर्सेज को तुमको इफेक्टिवली यूज़ करना है। इफेक्टिवली यूज़ करने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो सही डायरेक्शन पे, सही क्वांटिटी पे, सही टाइम पे तुमको लगाना है, सो दैट उससे प्रॉफिट जनरेट हो पाए। क्या है समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस को कैसे हेल्प करता है, तुम्हारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो भी पड़ता है इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर, वो कैसे हेल्प करता है वो हम लोगों ने देखा है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो क्लोज फैक्टर्स एंड मैक्रो ब्रॉड फैक्टर्स इन्वायरमेंट देखेंगे हम लोग आगे जाके। फॉर्मल कुछ डेफिनेशंस हम लोग याद कर लेंगे। सबसे पहला, बैरी एम रिचमैन एंड मेल्विन कॉपन, इसने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, फैक्टर्स मोस्टली एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ अ सिंगल कंपनी, द गिवंस विद इन विच फर्म्स ऑपरेट वेरी बाय कंट्री। इन्होंने कहा फैक्टर्स मोस्टली एक्सटर्नल आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ सिंगल कंपनी। उन्होंने बताया कि देखो बिजनेस इन्वायरमेंट में ना जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल के बीच में एक हल्का सा डिफरेंस है दोस्तों। इंटरनल का मतलब होता है तुम्हारा जो ये पूरा बिजनेस है, इसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एंटिटी है, बिजनेस है, जो भी है, इसके अंदर में जितने भी लोग हैं, जैसे एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ठीक है, बॉस मतलब तुम्हारा इस बिजनेस का ओनर, फिर तुम्हारे कस्टमर्स, ठीक है, जो भी तुम्हारे इस एंटरप्राइज के अंदर आ रहा है, उस इन्वायरमेंट को कहते हैं हम लोग इंटरनल, एंड जो भी इसके बाहर आता है उसको कहा जाता है एक्सटर्नल। ठीक है, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कहा जा रहा है कि ये कंट्रोल करना, सब तो कंट्रोल में नहीं होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना। अब देखो क्या क्या हो सकते हैं, मैं तेरे को समझा देता हूँ। देखो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, डेमोग्राफी का चेंज हो जाना, ठीक है, डेमोग्राफी का चेंज हो जाना। पहले यहाँ पे बच्चे बहुत थे तो खिलौने बहुत बिकते थे, लेकिन अब जो है सारे बच्चे बड़े हो गए एंड लोगों ने सोचा कि बच्चे कम हैं अच्छे, तो उन्होंने बच्चे भी कम करना लग गया, तो डेमोग्राफी चेंज हो गया, बड़े सब लोग यहाँ पे मैक्सिमम है, बच्चे बहुत कम हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा खिलौने का दुकान जो है वो ठप पड़ गया। समझ में आ रहा है। तो ये डेमोग्राफी चेंज से भी इफेक्ट होता है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सोशल फैक्टर्स है, ग्लोबल फैक्टर्स है, तो ये क्या है, ये सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम घर घर जाके बताओगे कि भैया भैया बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, मेरा खिलौने का दुकान है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बैरी एम भैया ने सीधा सीधा बता दिया कि देखो दोस्तों कि ये जो फैक्टर्स है ना, मोस्टली एक्सटर्नल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बियॉन्ड कंट्रोल होता है ऑफ अ सिंगल कंपनी। ठीक है, द गिवंस विद इन विच फर्म्स ऑपरेट वेरी बाय कंट्री, इसका मतलब ये होता है द गिवंस विच विद इन विच फर्म्स ऑपरेट का मतलब ये होता है कि वो इन्वायरमेंट जिसके बीच में फर्म ऑपरेट करता है, समझ में आ रहा है, विद इन विच जिसके अंदर रह के, वो इन्वायरमेंट, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके अंदर रह के किसी भी फर्म को ऑपरेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री में अलग चीज़ होता है। इंडिया के जो डेमोग्राफी है वो अलग है, इसकी नीड अलग है, तो इसमें बिजनेस अलग होगा, वहाँ पे अलग होगा, वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स के चैलेंजेस अलग होंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स के चैलेंजेस अलग होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है। फिर डेविस भैया ने क्या कहा, देखो
केथ डेविस, द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग अ बिजनेस। इसका मतलब ये बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन के बारे में बोल रहे हैं दोस्तों। बोल रहे हैं कि द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि सबको मिला के, सारे कंडीशन को मिला के, सारे इवेंट्स को मिला के, एंड इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग अ बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस को उसके आसपास जितने भी प्रकार के कंडीशंस हैं, इवेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग अ बिजनेस, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डेविस भैया ने सिंपल चीज़ बताया दोस्तों। बोले कि देखो, किसी भी बिजनेस को ना, किसी भी बिजनेस को उसके आसपास के जो कंडीशंस है, उसके आसपास के जो इवेंट्स है, ठीक है, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, वो जो अफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस को, उसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सिंपल डेविस भैया ने बोल दिया। अब देखो बेयॉर्ड भैया ने क्या बोला। बेयॉर्ड भैया, देखो एक एक नाम याद रखना है, पूरा नाम याद करने ही जाओगे तो तुमको याद नहीं हो पाएगा। बेयॉर्ड ओ व्हीलर, ठीक है, तो तुमको बेयॉर्ड याद रख लेना या फिर ओ व्हीलर याद रख लेना। ओ व्हीलर एक अलग से नाम आता है, ठीक है, मतलब लगता है ना सुनने में ओ व्हीलर, तो ओ व्हीलर तुम्हारी ज़िंदगी में ये कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन तुमको CACT पास करने के लिए ये तेरे को यूज़ करना होगा, राइट। तो बेयॉर्ड ओ व्हीलर से याद रखो तुम, ठीक है। टोटल ऑफ द थिंग्स एक्सटर्नल टू फर्म दैट अफेक्ट्स देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। तो ओ व्हीलर ने क्या कहा, सेम ही चीज़ कहेंगे, एक ही डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे, अलग अलग भाषा, अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन कर रहे। बोले कि टोटल ऑफ थिंग्स एक्सटर्नल टू द फर्म, मतलब फर्म के बाहर जितने चीज है जो इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को एंड उसके ऑपरेशन को, ठीक है, ये फर्म है, ये इसका इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाहर टोटल जो भी चीज है जो इस फर्म के ऑर्गेनाइजेशन को, ऑपरेशन को, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन को अफेक्ट करता है, उसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर आता है हमारा आर्थर एम वीमर। देखो क्या कहा गया, द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, वेयर बिजनेसेस ऑपरेट्स, उसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इन भैया ने तो एकदम सिंपल बता दिया। आर्थर भैया ने बोले जिस क्लाइमेट में, क्लाइमेट मतलब उस सेट ऑफ कंडीशंस तो तुम्हारे आसपास चल रहे हैं, जिस क्लाइमेट में, द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस जिसमें रह के किसी बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ता है, उसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सिंपल चीज़ है भैया, एक ही बात को घुमा फिरा के अलग अलग वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुमको याद रखना है, क्योंकि अचानक से बोल देगा CSET के MCQ में, बताओ ये भैया ने क्या बताया था, ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन सिर्फ ये वाला डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा बताओ इसने ये वाला चीज़ जो है ये किसने कहा है, ओ व्हीलर ने कहा है या फिर एम विमर ने कहा है, किसने कहा है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये दे देगा ओ व्हीलर या फिर एम विमर, ठीक है, तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए तुमको ये याद रख लेना है, ठीक है। तो क्लाइमेट के बारे में बताता है हमेशा एम विमर, ठीक है, जो कि आर्थर है, आर्थर एम विमर, ये बताता है हमेशा क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। फिर देखो ग्लूविक एंड जॉर्ज, देखो फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म लीडिंग टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म लीडिंग टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। इसका मतलब ये होता है कि फर्म के बाहर जितने भी फैक्टर्स है जिसके कारणवश अपने को या तो अपॉर्चुनिटी मिलता है या तो थ्रेट मिलता है, अपने को अपॉर्चुनिटी मिलता है या फिर थ्रेट मिलता है, उसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कंपटीटर, गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये ग्लूविक एंड जॉर्ज ने कहा है, ठीक है। अब खत्म हो चुका है ये महाभारत, हमारा हिस्ट्री खत्म हो चुका है, ये हिस्ट्री भैया है, हिस्ट्री देख चुके हम लोग किसने क्या कहा था। अब हम लोग सीधा जाएंगे, वाई इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस ऑपरेटर के लिए, जो बिजनेस ऑपरेट करता है, जो बिजनेस चलाता है, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है, क्यों बिजनेस के इन्वायरमेंट को समझना नेसेसरी है। क्योंकि भैया तुमको तो बिजनेस करना ही है उसी इन्वायरमेंट में, तो उस इन्वायरमेंट में पकड़ लो तुमने पंजाब में जाके, ठीक है, पंजाब में जाके तुमने एक सैलून खोल लिया, मेंस सैलून, ठीक है, कितना चलेगा। चलो पंजाब में हर कोई तो ऐसा लंबा लंबा बाल नहीं रखते, कुछ कोई तो होंगे जो छोटे बाल रखते होंगे, आंसर है यस, लेकिन क्या वो बिजनेस बहुत बेहतरीन होगा, आंसर है नो, क्योंकि वहाँ पे जो है ना
वहाँ पे कस्टमर जो है वो कस्टमर्स नहीं है, क्योंकि सब लोग जो है अपना पगड़ी बांधते हैं एंड देन अपने बाल जो है केश जो है वो लंबे लंबे करते हैं। समझ में आ रहा है, उनका रिचुअल है। तो ये तुम्हारा बिजनेस आइडिया फेल हो जाएगा अगर तुम अपने इन्वायरमेंट को पर नहीं पाए तो यहाँ पे देखो फटाफट, आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखो सबसे पहला बेहतरीन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट का, ये होता है कि अगर तुम बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ लोगे, जान लोगे, समझ लोगे, तो तुम अपने आसपास के अपॉर्चुनिटी को समझ पाओगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फिर देखो सीधा मैं सिर्फ टॉपिक पर आऊँगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बीच का जो है अंदर का इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा देखो, टैप यूजफुल रिसोर्सेस। इसका मतलब ये होता है कि तुमको पता चलेगा कि तुमको रिसोर्सेस क्या चाहिए होता है और उस रिसोर्सेज को तुम कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द वैल्यूएबल गुड्स। ठीक है, तो तुमको अगर पकड़ ले पकड़ ले, हाँ, तूने एक पॉश एरिया में, तूने एक बहुत पॉश एरिया में, पॉश एरिया मतलब बहुत हाई फाई सोसाइटी के एरिया में तेरे को बिजनेस करना है, कॉलोनी में एक दुकान लगाना है, ठेला लगाना है। तो हाई फाई लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पॉश एरिया में लोग क्या खाते क्या पीते हैं, वो तेरे को पता होना होगा। तो नंबर वन थिंग जो वो लोग, देखो पैसा होने से ना, जब लोग पैसा कमा लेते सबसे पहला चीज़ जो वो अपना चेंज करते वो है डाइट, और जो वो चेंज नहीं करते वो है बुर्बक इंसान। सबसे पहला चीज़ जो तुमको चेंज करना है आफ्टर गेटिंग वेल्थ इज़ डाइट। समझ में आ रहा है, चावल वावल जो है इसको अपग्रेड कर लेना है, अच्छा चावल खाना है, अच्छा रोटी जो है, अलग अलग प्रकार के रोटी जो है वो खाना होता है। तो तुमको पता चल जाएगा भैया, ये जो मॉर्निंग सेशन में ना सब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं एंड मॉर्निंग वॉक पे निकलने के बाद अचानक से सबको मिल लग जाता है प्यास और सब लोग नारियल पानी ज़रूर पीते हैं। तो तुमको पता लग चुका है कि भैया नारियल पानी जो है वो हैवी सेल हो सकता है इस एरिया में, क्योंकि सब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, नारियल पानी जो है अवेलेबल होता है हमेशा। अच्छा एक चीज़ बता दी मुझको सिर्फ, अब बता तेरे को चाहिए क्या इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, रिसोर्सेस। तो तू बता तू क्या करेगा, तू चिप्स का पैकेट लगाएगा या फिर तू नारियल पानी लेकर आएगा, मतलब नारियल लेकर आएगा। हाँ जी, तू नारियल लेकर आएगा, राइट। तो चिप्स का पैकेट भी रिसोर्सेस है एंड नारियल भी एक रिसोर्सेस है, लेकिन तू कौन सा रिसोर्सेस को टैप करेगा, तू वो करेक्ट रिसोर्सेस के ऊपर टैप करेगा जो नीड है, राइट। तो दिस इज द थिंग, टैप यूजफुल रिसोर्सेज। तेरे लिए यूजफुल क्या है, नारियल, क्योंकि तेरे को वो बिजनेस लगाना है तो इन्वायरमेंट को वो चाहिए होता है, करेक्ट, गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोप विथ चेंजेस। दोस्तों देखो, इन्वायरमेंट से पता लगता है कि कस्टमर का टेस्ट क्या होता है, टेक क्या चल रहा है, रेगुलेशंस क्या आ चुके हैं, ये सब कुछ तेरे को पता लगता है। समझ में आ रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे तेरे को चेंजेस के साथ कोप अप करने के लिए मदद होता है। समझ में आ रहा है। अब एक बेहतरीन एग्जांपल अगर तेरे को समझाऊं मैं, जैसे नोकिया फेल टू अडॉप्ट एंड्रॉयड ओएस क्विकली एंड लॉस्ट मार्केट शेयर। इस पूरे धरती में मोबाइल फ़ोन का मतलब होता था नोकिया, नोकिया इक्वल्स टू मोबाइल फ़ोन। ठीक है, एक और क्लासिक एग्जांपल लूँ तो ब्लैकबेरी। जब मैं 12th पे था ना भैया, मेरे दोस्तों के पास ब्लैकबेरी था और मैं चला रहा था नोकिया। ठीक है, ब्लैकबेरी का सेट था, हैंडसेट। आज के डेट पे ब्लैकबेरी किसी को पता नहीं कि ब्लैकबेरी क्या है। ठीक है, तो ये फेल क्यों हो गए ये कंपनीज, जो उस टाइम पे इनका मतलब होता था रिलायबिलिटी। इन ब्रांड के नाम से पता चलता था भैया ये स्टडी है, ये इफेक्टिव है, रिलायबल है, हम लोग इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करने वाला नोकिया, जो 90% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा था, आज के डेट में 10% मार्केट भी नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि वो चेंज से वो कोप अप नहीं कर पाया। आज के वो नोकिया ने ना अपना ओएस बनाया था, जैसे एप्पल का खुद का iOS है ना, iOS है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार से नोकिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एंड्रॉयड के साथ मैच नहीं कर पाया, और वो एंड्रॉयड को एडप्ट भी नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि हम लोग एंड्रॉयड को नहीं अपनाएंगे, हम अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बेटर करेंगे। इस चक्कर में नोकिया गया डूब के। समझ में आ रहा है, वो चेंजेस के साथ अडप्ट नहीं कर पाया और डूब गया अपना
ब्यूटीफुल सा नोकिया, ठीक है, जो आज भी कम बैक करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कोप अप विद चेंजेस बहुत नेसेसरी होता है। फिर देखो असिस्टेंस इन प्लानिंग। अब तेरे को आसपास चल क्या रहा है ये तेरे को पता चलेगा, तब ना जाके तू अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएगा, तू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, राइट। तू प्रॉब्लम देख, बिजनेसमैन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बंदा। तू मेरा नंबर सेव कर ले, 9330019097, ये मेरा नंबर है, सेव कर ले। ऑफिशियल नंबर है, ऑफिस का नंबर है, इस नंबर को सेव कर ले। और जब तू व्हाट्सएप पे चेक करेगा, मेरे प्रोफाइल पे जाएगा, तब तेरे को वहाँ पे दिखाई देगा, लिखा है स्टेटस पे कि आई इन्वेंट सॉल्यूशंस, आई इन्वेंट सॉल्यूशंस। क्यों 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 सर आप सॉल्यूशन इन्वेंट करते हो, कैसे? क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ठेका जो है वो मैंने ले रखा है। समझ में आ रहा है? इसलिए इस दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? रिलेटिंग टू दिस कोर्स ऑब्वियसली। अब तू इंजीनियरिंग का कोई क्वेश्चन दे देगा, भैया हमने सीख रखा है कॉर्पोरेट लॉ, अब तू मेरे को मतलब पकड़ ले एमबीबीएस का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा, वो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है वो सारा सोल्यूशन मेरे पास रहता है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ द थिंग, यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो तेरे को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है मार्केट में, जिससे तू अपने प्रॉब्लम्स को एंड लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तभी ना जाके तू अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगा, तभी ना जाके लोग तेरे को पैसा देगा तेरे उस सर्विस का। फिर देखो नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्या बताओ? इम्प्रूव परफॉर्मेंस। फिर से बताओ क्या है इम्प्रूव परफॉर्मेंस? इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेसेस दैट मॉनिटर एंड अडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट टेंड टू परफॉर्म बेटर एंड कम्पिटिटिव। देख, तू इन्वायरमेंट को पता करेगा, पता लगेगा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से तू यूटिलाइज करेगा, एक्सप्लोर करेगा अपॉर्चुनिटीज़ को, एक्सप्लॉइट करेगा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम तू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इसका मतलब ये होता है कि भैया तू अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, तो बिजनेस को बेटर कर रहा है, ठीक है। फिर देखो रिस्क का मैनेजमेंट। क्या बताओ? रिस्क मैनेजमेंट। आसपास क्या थ्रेट है तेरे को पता चल जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ के तेरे को पोटेंशियल रिस्क क्या है आसपास तेरे को पता चल जाएगा, उसके हिसाब से तू अपने बिजनेस को जो है प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं तेरे को समझाता हूँ। पहले 2020 का साल है, लगता है भैया कल परसों ही हुआ था 2020, 5 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं। 2020 भैया सच्ची में रोना आ जाता है सोच के। 2020 का साल था, ठीक, कोरोना का समय था। मैं पता है खिड़की के सामने सो रहा था, सो के खिड़की के उस पार देख रहा था और मेरे को हो गया था कोरोना। मेरे घर में सबको, मैं घर से बाहर था, मैं कहीं और रह रहा था, एंड वहाँ पे हो गया मेरे को कोरोना। और मैं जहाँ पे रह रहा था उनके वहाँ सबको हो गया था कोरोना, ठीक है। और मैं भी कोरोना पेशेंट घर में बैठा हूँ, और मेरा कोई बंदा नहीं है कि मेरे को हेल्प करेगा ये लाने के लिए वो लाने के लिए, मेरे को खुद करना पड़ता था क्योंकि मैं अकेला रहता था बाहर, घर से बाहर, ठीक है। आसपास सबको हो चुका था कोरोना वहाँ पे उस कॉलोनी में। मैं भैया मेरे पास अब देखो क्या कि राशन लाने के लिए भी एनर्जी नहीं है अंदर, बॉडी के अंदर राशन लाने के लिए भी एनर्जी नहीं है। अब तब जो है ना ये डिलीवरी बॉय वगैरह वो काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं उस वक्त मेरे को अभी भी याद है, मैं खिड़की के सामने लेटा हुआ था और खिड़की के बाहर देख रहा था, और एक पंछी जो है वो आके ना गाना गा रही थी आसपास, ठीक है। और वहाँ पे तो कुछ मतलब ऐसे पंछी जो है वो रहती है एंड गाना गाती है, बहुत ब्यूटीफुल वॉइस से वो गा रही थी, ठीक है। मैं देख रहा था और मेरे को लग रहा था मेरा आत्मा जो है बॉडी से निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा। इतना ख़राब सिचुएशन हो गया था, लेकिन फिर भी भगवान के भरोसे बच गया मैं, अपने मम्मी पापा की दुआ से बच गया मैं। अच्छा चलो सुनो एक चीज़, सर वैक्सीनेशन नहीं लगवाया था, वैक्सीन सब कुछ लगवा लिया था मैंने फिर, ठीक है। अब सुनो एक चीज़, 2020 का वो बात है, ये सिचुएशन सेम सबको हो रहा था लगभग, मेरा जो कंडीशन था वो लगभग सबको हो रहा था। तो उस समय पे लोगों को क्या चाहिए था, घर से निकल के राशन लेना एक बहुत बड़ा हेडेक हो चुका था, राइट। तो अगर तेरा पकड़ ले राशन का दुकान है, ठीक है, 2020 में तेरा राशन का दुकान है, तेरे को आसपास इन्वायरमेंट में पता चल चुका है कि क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस आ चुका है, बहुत बड़ा रिस्क आ चुका है बिजनेस का, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकल के सामान नहीं खरीदेंगे लोग, ठीक है, ये सबको पता लग चुका था लगभग, है ना। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये कि जो
किराने की दुकान थे ना, जो मतलब ऐसे ग्रोसरी आइटम वगैरह के जो खाना पीना, सॉरी, जैसे दाल चावल ये सब के जो आइटम है, राशन का दुकान था, उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, होम डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। फ़ोन पे वो लोग ऑर्डर ले लेते थे एंड दरवाजे पे रख के चले जाते थे, ऑनलाइन यूपीआई हो जाता था, समझ में आ रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता था, या फिर दरवाजे के बाहर कैश रख देते थे एंड वो लेकर चले जाते थे। क्या है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो तेरे को पोटेंशियल रिस्क पता होता है कि चलो आसपास लॉकडाउन लगने वाला है, मेरे को अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना है, अगर चेंज नहीं करूँगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर आता है कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। सिंपल चीज़ है, तुम्हारे लॉ, आसपास के लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन 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 तुम्हारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए। लोग तुम्हारे वहाँ पे बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे आसपास वो रूल्स रेगुलेशंस कैसे है। अगर वो बिजनेस फ्रेंडली है तो बिजनेस प्रॉपरली हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। तो अगर तुमको बिजनेस करना है, तुमको वो जगह चूज करना है जहाँ पे रूल्स बहुत फ्रेंडली हो एंड सारे रूल्स तुम्हारे एडवांटेजेस पे ही हो, तब जाके तू बिजनेस कर पाता है प्रॉपरली। ठीक है? Business must follow law, regulation, standard. Understanding the legal environment is crucial to avoid penalties and reputational damage. ठीक है? तो तेरे आसपास का environment को समझना बहुत नेसेसरी होता है, सो दैट तू अपना रेप्यूटेशन को बचा पाए, तो अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाए, सो दैट तेरे ऊपर फाइन वगैरह ना लग जाए, है ना? चलो, खत्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वह है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या दोस्तों बताओ, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं? फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये यहाँ से हम लोग कल करने वाले हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, लेकिन ये चैप्टर भी लंबा नहीं है और एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लो। आज जो है भैया लीगल एप्टीट्यूड आने वाला है एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन भी आने वाला है एंड बिजनेस इन्वायरमेंट तो अभी मैंने करवा लिखा है। तो तीनों क्लास देख के कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? एक क्लास जो है लीगल एप्टीट्यूड जो है लगभग 40 मिनट का हो जाएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट लगभग तुम्हारा 30 मिनट का हो चुका है क्लास एंड बिजनेस कम्युनिकेशन फिर से 30 मिनट का क्लास रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे करके तुम्हारा जो है ना क्लासेस कंप्लीट होता जाएगा, तुमको बर्डन फील नहीं होगा एंड प्रॉपरली तेरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है? अच्छे से कर लेना है। अच्छा, ये नोट्स जो है ना, दो मैं तुमको एडवाइस दे सकता हूँ। ये नोट्स क्या मैं पहले से अवेलेबल करवा दूँ या फिर ये पूरा करवाने के बाद अवेलेबल करवाऊँ? क्योंकि कभी कभार ना मैं नोट्स के बीच में लिखवाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्या वो लिखवाना वाला तुम घर में खुद लिख लोगे? अगर लिख लोगे तो मैं पहले से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं सर कंप्लीट करने के बाद तुम नोट्स प्रोवाइड कर देना, तो फिर मैंने जो कुछ भी लिखाया वगैरह उसका पूरा PDF तुम्हारे पास चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये तुमको कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे को पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर and see you soon.